चलिए आइए, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। आप लोग के डिमांड और कमेंट के अनुसार बातों को हमने रखा और फाइनली आज बीके सिन्हा सर जी का आगमन है और आज की पूरी क्लास इंग्लिश के माध्यम में और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड नारेशन पढ़ाएंगे आज। ठीक है, जो पिछले क्लास में हमने सर जी का इंट्रोडक्शन दिया था और उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाया था, तो आज हम चाहेंगे कि डॉक्टर बीके सिन्हा सर जी आप लोग को आएंगे और आज पूरी क्लास जो कि नारेशन से बेसिक टू एडवांस लेवल का होगा। मैंने पहले ही इसमें लिख दिया है इंग्लिश पढ़े एकदम जीरो से, तो जीरो से का मतलब एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश से संबंधित किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट भी नहीं छोड़ेंगे और वो उसका कॉस्ट किया होगा प्यारे बच्चों, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो हम वेलकम करना चाहेंगे सर जी का, जिन्होंने हमारे बात को रखा और आपके पढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो आइए सर। सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सर जी से दो शब्द सुनिए और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करूंगा हर्ष जी का कि द ग्लोबल एजुकेशन पर हम मेरे जैसे सारे अनुभवी शिक्षक को एकत्रित कर लिए हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे वह एसएससी हो, एसएससी या कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, बिहार गवर्नमेंट में भी जो बिहार पुलिस की वैकेंसी आती है उसमें भी जो है कि जो इंग्लिश से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो चीज भी इसमें बतलाई जाएगी। बस केवल ध्यान लगाकर इसको सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग डरेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश से थोड़ा भयभीत रहते हैं। वैसी बात नहीं है, इंग्लिश हिंदी से भी ज्यादा आसान है। अब देखिए, अब हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आप लोग किस तरह से छू मंतर की तरह आप लोग अंग्रेजी सीखते चले जाएंगे। ओके, तो हम थैंक यू। तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि नरेशन, जो ऑलमोस्ट सारे एग्जामिनेशन में जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाते हैं जिस भी एग्जाम में, उसमें इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्म में और इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको बतला दे रहा है कि किस किस एग्जाम में दिया जाता है। तो एसएससी के सारे एग्जाम्स में दिए जाते हैं। इसके अलावा जो आप बिहार पुलिस का भरेंगे या अदर स्टेट किसी भी पुलिस का भरेंगे, जीडी का, तो उसमें भी नरेशन से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से पूछा जाता है। एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन रूल वही फॉलो करेगा जो आप यहां पढ़ेंगे। तो हम लोग देरी नहीं करते हुए अब स्टार्ट करते हैं नरेशन। व्हाट इज नरेशन? पहले हम लोग को नरेशन को समझना है कि नरेशन है क्या। तो देखिए, नरेशन मीन्स स्पीच। ठीक है, नरेशन नाउन बना है नरेट वर्ब से और स्पीच स्पीक से, स्टेट से स्टेटमेंट बना। तो ये देख लीजिए, यहां पर आप इसको तीनों नामों से जान सकते हैं, नरेशन, या यूं कह लीजिए कि स्पीच या स्टेटमेंट। ये तीनों नामों से जाना जाता है। अब नरेशन जो बना है नरेट वर्ब से बना है। किससे बना है? नरेट से। स्पीच बना है वर्ब स्पीक से और स्टेटमेंट बना है वर्ब स्टेट से। तो ये वर्ब फॉर्म हो गया और यह नाउन फॉर्म हो गया। एन फॉर नाउन, वी फॉर वर्ब। तो नरेट मतलब होता है कहना, स्पीक मतलब भी कहना बोलना होता है और स्टेट का मतलब भी कहना और बतलाना होता है। तो इसका शाब्दिक मीनिंग हो जाता है कथन। हिंदी में इसका हो जाएगा कथन। तो कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं तो दो तरह से बोलते हैं। एक तो डायरेक्ट, कि जो मान लीजिए किसी की बात को किसी को कहना है, तो अगर वह आदमी जो बोला उसी के शब्दों में हूबहू रख देना, वही कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और इनडायरेक्ट में मैंने उसकी बात को अपने शब्दों में कहना, वह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं
कि सीधा सीधी बोला ना, घुमा फिरा के क्या बोला तारा, ठीक है। तो वही सीधा सीधी हो गया डायरेक्ट, और घुमा फिरा के हो गया इनडायरेक्ट। तो अब यह समझिए कि यह दो तरह का हुआ स्टेटमेंट। पहला हो जाएगा डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, और दूसरा हो जाएगा इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। तो नरेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको जानना जरूरी है, इसको इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी को देखते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इसके टर्मिनोलॉजी को अब हम लोग देखते हैं। देखिए, एक क्लाउज यहां रहता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यह ब्रैकेट में दे रहे हैं कि यह रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। उसके बाद एक कॉमा रहेगा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड्स, यानी ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यानी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उसमें दिए हुए रहते हैं। और यहां पर यह इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग क्लाउज। रिपोर्टिंग क्लाउज। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, उसका नाम पड़ गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लाउज भी कह सकते हैं, इसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। नहीं, स्पीच को रिपोर्ट करने वाला, तो ऐसे समझिए, क्योंकि कॉमन यही है, रिपोर्टिंग क्लाउज और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को आगे चल करके हम लोग लिखेंगे RS, ठीक है। RS मीन्स हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच इस चैप्टर में। अब रिपोर्टिंग क्लाउज में क्या देख रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें यह एक सब्जेक्ट है ना। तो यह रिपोर्टिंग क्लाउज का सब्जेक्ट हो गया, यह वर्ब हो गया, और यह ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है इस वर्ब पर। किस पर ध्यान देना है? इस वर्ब पर। और इस वर्ब का नाम हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। इस वर्ब का क्या नाम हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब। तो हम लोग देखते हैं, जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को देखते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउंस होते हैं, जो यूज किए हुए रहते हैं, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। इस टर्मिनोलॉजी को अब तो समझ गए कि यह हो गया रिपोर्टिंग क्लाउज, उधर हो गया रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग क्लाउज के वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसका एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। रहेगा तो क्या करेंगे और नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग आगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ रूल्स को पढ़ेंगे तब समझेंगे। ये टर्मिनोलॉजी तो समझ गए। इसमें भी आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में आपको ऑब्जेक्ट भी रहेगा और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रहेंगे, और उसको किस तरह से चेंज किया जाता है वो आपको बतलाया जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहां पर कि ये जो वर्ब आप जो देख रहे हैं, यह वर्ब जो है इन एनी टेंस, यह किसी भी टेंस में हो सकता है। कहने का मतलब है कि टेंस कितना होता है? 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो यह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में किसी टेंस में रह सकता है। इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है, यह भी किसी भी टेंस में रह सकता है। तो यहां ध्यान देना है, क्योंकि इस जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम लोग को ध्यान देना पड़ता है कि यह वर्ब किस टेंस में है, इसका सब्जेक्ट क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इस पर ध्यान देना है। इतनी बात तो समझ गए होंगे आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझे होंगे, पहले भी पढ़े होंगे। तो हो सकता है कुछ लोगों का यह रिवीजन भी हो जाए, या भूल गए होंगे तो समझ लीजिए फिर से, ठीक है। तो रिपोर्टिंग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वर्ब पर ध्यान देना है कि किस टेंस में है, उसके बाद इसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ध्यान देना है कि किस पर्सन का है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी को तो समझ गए।
अब हम लोग रूल्स पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, और जिस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे उसी तरह से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में भी लाया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग रूल्स को देखते हैं। तो रूल क्या है? तो रूल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यह भी ध्यान दीजिएगा। एक कहलाता है जनरल रूल। तो जनरल रूल्स जो है, जितना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा वो सारे में लागू होगा, ठीक है। और एक होता है स्पेशल रूल। तो स्पेशल रूल्स जो है वह कुछ स्पेशल मतलब खास, तो कुछ खास तरह के वाक्यों में ये लागू होते हैं। तो ये जो है जनरल रूल जो है कि सभी तरह के वाक्यों में लागू होंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले जनरल रूल्स को पढ़ते हैं। तो चलिए जनरल रूल्स क्या है? तो पहले ध्यान देना है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, तो क्या करेंगे इसको समझना है। दूसरी चीज यहां पर ध्यान देना है कि कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमाज आर डिलीटेड। इसको क्या कर दिया जाता है? तो इसको डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। और तीसरी बात याद रखिएगा कि द कंजक्शन दैट is used before the reported speech। तो जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो एक दैट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कहां पर? रिपोर्टेड स्पीच जहां से शुरू होता है वहां पर। तो ये चीज तो समझ गए कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ये पहले से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं अब समझ लीजिए कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाएगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा रिपोर्टेड स्पीच के पहले। अब चलिए यहां पर कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में हो तब क्या करेंगे? तो करना कुछ नहीं है, नो चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो टेंस का परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। किसका? रिपोर्टेड स्पीच का। लेकिन उसमें प्रोनाउन भी तो दिया हुआ रहता है, तो प्रोनाउन को चेंज करना होगा। इतनी बात तो समझ रहे हैं? थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या क्या करना है बच्चों? तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, कंजक्शन दैट का प्रयोग करना है रिपोर्टेड स्पीच के पहले। तीसरी चीज पर ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो वैसी स्थिति में नो चेंज ऑफ टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में सेंटेंस होगा उसी टेंस में रह जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ गए। अब देखिए, अब आएगी बात चेंज ऑफ प्रोनाउन की। चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो चेंज ऑफ प्रोनाउन से पहले एक एग्जाम्पल देते हैं, उसको भी समझिए जितना आप पढ़े हैं उस पर। ही सेज द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तभी क्या पता है कि अब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रख देंगे। ही सेज दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा और इधर टेंस नहीं बदलेगा, तो सिंपली इसी को उतार देंगे। क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। दिस विल बी योर इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये डायरेक्ट का यह इनडायरेक्ट हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब एक चीज और समझ लीजिए कि सेज टू
भी आपको मिल सकता है। तो सेज टू कब रहेगा? जब इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा। तो सेज टू को हम लोग बदल देते हैं टेल्स में। ये चीज ध्यान रखिएगा, नहीं भी बदलिएगा तो ये गलत नहीं है। सेज टू को सेज टू में भी छोड़ देंगे तो भी सही है, अगर आप बदल देते हैं टेल्स में तो भी सही है। ठीक है, हालांकि जनरली जो है कि आपको किताबों में या एग्जामिनेशन में ये टेल लगा करके दिया जाता है। अब यहाँ से टू रहेगा तो यहाँ टेल हो जाएगा, एस हट जाएगा। जब यहां से एस हटेगा तो यहां से भी एस हटेगा। अगर यह सेड रहता, पास्ट रहता, तो टेल का पास्ट क्या हो जाता? टोल्ड हो जाता। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर विल से टू मान लीजिए दिया हुआ है तो इसमें इसको किस में बदल लेंगे? विल टेल में बदल देंगे। अगर मान लीजिए सेड है और इसके साथ टू लगा हुआ है तो इसको टोल्ड में बदल देंगे। नहीं भी बदलेंगे तो इसी को छोड़ देंगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में ये चीज भी दिया हुआ रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये चीज भी दिया हुआ रहेगा तो भी सही है, अगर उसको इस तरह से बदल दिए तो भी सही है। ऐसा क्यों होता है यह भी थोड़ा समझ लीजिए कि यह जो है, ये समझिए यहां पर देखिए कि से जो है यह इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी अकर्मक क्रिया जिसको कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब का जब ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेता नहीं है। जब ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन टू लग जाता है। जब ऑब्जेक्ट आता है तो इसके साथ क्या लग जाता है? टू। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वह कहलाता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और टेल जो है, अभी जो आपको हम टेल बतलाए, यह टेल ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ध्यान रखिएगा कि टेल जब लगाएंगे तो इसके साथ टू का प्रयोग कभी नहीं होगा, नेवर। तो टेल के साथ टू लगा के भी ऑप्शन में आप लोगों को मिलता है, एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जा रहा है। तो ध्यान देना है कि टेल के साथ टू कभी नहीं लगेगा, और से के बाद यदि ऑब्जेक्ट होगा तो टू हमेशा लगेगा। यह फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपसे पूछा जाता है, फ्रेज इंप्रूवमेंट में भी पूछा जाता है इस तरह से और टेल पर क्वेश्चन। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि से क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यदि जब इसका ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन टू लगा दिया जाता है। यानी से टू का मीनिंग हो जाता है किसका? टेल का। तो टेल के साथ, टेल क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है, आई होप ये सब चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन थोड़ा अब हम लोग देखें। चेंज ऑफ प्रोनाउन, तो इसमें एक फॉर्मूला है, आपको समझ लीजिएगा। SON, यानी S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। यहां लिख देते हैं S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज यहां होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है कि सन क्या है, और इधर देखिए क्या लिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। तब यह 1 2 3 क्या है? तो ये पर्सन के लिए आया। पर्सन पढ़े होंगे आप लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन 3 होता है इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो आई वी आता है। सेकंड पर्सन के अनुसार यू, सेकंड पर्सन कौन हुआ? यू। और थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, और इस तीनों का प्लूरल हो जाता है दे। यानी ही, सी, इट, दे या कोई भी नाउन हो वो थर्ड पर्सन के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर अब ध्यान देना है, ये हम लिखे क्यों है इतना, इसका कुछ कारण है। तो देखिए किसको बदला जाता है, हम लोग किसको बदलते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं? तो किसको बदलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच को बदलते हैं।
तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, यह आरएस में देखना है, यह आरवी का देखना है, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लाउज, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को ज्यों का त्यों रख देंगे, उसको नहीं बदलेंगे। तो किसको बदला जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच को। तो ध्यान देना है कि 1 2 3 रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान देना है, और यह जो सन जो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है। तो जिस पर्सन में जिस केस में होगा उसी पर्सन और उसी केस में यह बदल करके हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देंगे तो क्लियर होगा। यह चीज पहले समझ लीजिए कि 1 2 3 आपको ध्यान देना है रिपोर्टेड स्पीच में, और SON ध्यान देना है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज, यानी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए जल्दीबाजी में। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस अब दे रहे हैं, द टीचर प्रेजेंट ही अभी दे रहे हैं क्योंकि पास्ट आपको बतलाया नहीं गया है। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, I have given you होमवर्क। मान लीजिए यही सेंटेंस आपका दिया हुआ है, मान लीजिए एग्जामिनेशन में, इसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो सही ऑप्शन क्या होगा? तो यहां हम ऑप्शन नहीं देंगे, ये रूल को समझिए, ठीक है। रूल को समझिए यहां पर और बनाइए इसको। अब सेज 2 है, सेज 2 है ना, तो क्या बतलाया था कि सेज 2 को सेज 2 में भी छोड़ा जा सकता है। अगर आप बदलना चाहिएगा तो उसको टेल्स में बदल सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट हो जाएगा द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स। ये कॉमा हट जाएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है, और इसके पहले क्या लगाना है? कंजक्शन दैट। और अभी आपको हम सन फॉर्मूला बतलाए थे, याद कीजिए, 1 2 3 यही ना लिखे थे। अब यहां पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या है? द टीचर है, और द टीचर क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। तो ये सब्जेक्ट है तो यहां पर हो गया ही। यह प्रेजेंट टेंस में है तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा। यहां आई के लिए हैव है तो ही के लिए क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि ही सिंगुलर हो गया तो यहां हैज हो जाएगा। गिवन यू, अब यहां यू फिर है, तो यू क्या है? सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट्स है, और स्टूडेंट्स क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का प्रोनाउन क्या यूज होता है? दे, THEY दे। लेकिन यहां पर यह वर्ब का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहां दे नहीं लिख करके क्या लिखेंगे? बोलिए, देम। क्योंकि बतलाया है कि जिस केस में यह प्रोनाउन रहेगा उसी केस में बदल करके यहां प्रोनाउन लिखा जाएगा। यहां पर होमवर्क है तो होमवर्क को लिख देंगे। हो गया आपका इनडायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए एक सेंटेंस देते हैं, इसको भी देखा जाए। She will say to me,
आई वांट योर हेल्प। मान लीजिए यही सेंटेंस है। शी विल से टू मी आई वांट योर हेल्प। वह मुझसे कहेगी आई वांट योर हेल्प, मैं आपकी मदद चाहती हूं। यह सिंपल प्रेजेंट में यूज हुआ है क्योंकि आई के साथ V1 का प्रयोग है, तो मैं आपकी मदद चाहती हूं। अब आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, जरा बदलिए तो। अब देखिए यह रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में आ गया? फ्यूचर टेंस में आ गया, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा सी विल। से टू के जगह हम लोग सीधे टेल लिख देंगे, यानी सी विल टेल मी। सी विल टेल मी। ये अलग सी बात है कि से टू को भी छोड़ देते तो वह सही होता, लेकिन बार बार हम चेंज कर रहे हैं इसलिए कि आप लोग के सारे एग्जामिनेशन में चेंज करके पूछता है। ठीक है, तो सी विल टेल मी, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यहां हट करके क्या आ जाएगा? दैट। अब आपका प्रोनाउन फिर यहां फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सी के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा सी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आई के लिए तो V1 है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो यहां सी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करते हैं, यानी वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं। तो यहां पर सिंपली हो जाएगा सी वांट्स। ध्यान दीजिएगा कि यहां वांट्स हो गया, यहां वांट हो गया, तो टेंस नहीं चेंज हुआ। यहां सब्जेक्ट आई है और आई के लिए V1 का प्रयोग होता है, यहां सब्जेक्ट सी है और सी के लिए सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का 5वां फॉर्म आता है, इसलिए लिखा गया है सी वांट्स। टेंस नहीं चेंज हुआ है। योर हेल्प, अब योर किसके लिए आया? सेकेंड पर्सन का पॉजेसिव केस है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो मी के अनुसार। अब मी का पॉजेसिव केस क्या होगा? माई। तो यहां पर हो जाएगा माई हेल्प। यहां फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। यह आपका हो गया इनडायरेक्ट। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। नोट करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक लाइक से जुड़ते जाइए ताकि हम देख पावे कि हम लोग कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक नहीं किए हैं, चलिए फटाफट करते जाइए लाइक और शेयर भी करते रहिए ताकि आपके और मित्र भी हमारे अनुभव का फायदा उठा सकें। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर चेंज ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड बातें हो रही थी। अब हम लोग को देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कब बदलता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में ना होकर के पास्ट टेंस में हो जाता है, तो फिर इधर का टेंस भी हम लोग बदलते हैं। अभी तक तो प्रोनाउन बदल रहे थे, अब हम लोग देखेंगे कि टेंस किस तरह से बदला जाता है। तो थोड़ा हम लोग अब ये सीखें कि चेंज ऑफ टेंस किस तरह से होता है। तो चेंज ऑफ टेंस कब होगा, तो वो भी जान लीजिए कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। कहने का मतलब यह है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो क्या करते हैं? द वर्ब और यू मे से टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब्स कर देते हैं, आर चेंज्ड एज फॉलोज, यानी नीचे की तरह बदलते हैं। वो आपको हम समझाएंगे कि किस तरह से बदला जाता है। ये अलग सी बात है कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं, लेकिन आज भी आप लोगों से गलतियां होते रहती हैं। तो गलतियां क्यों होती है कि ये लैक ऑफ प्रैक्टिस है। आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं है। रूल पढ़ लिए, समझ गए कि हाँ समझ में आ गया, एक सप्ताह के बाद कुछ पूछ दिया जाए तो उसमें आपको गलतियां हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, नितांत जरूरत है। तो जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उस बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पहले चेंज ऑफ प्रोनाउन पर कीजिएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस पर कीजिएगा, उसके बाद फिर पास्ट टेंस पर कीजिएगा, इस तरह से। यदि बुक आपके पास कोई नहीं है तो एक मेरी भी बुक आती है जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया 1999 से बिक रही है, क्योंकि हर एक साल उसको इंप्रूव किया जाता है। एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखते हुए उसमें बहुत सारी चीजें बदल दी जाती है। तो लेटेस्ट एडिशन 24 का भी आ चुका है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो ज्ञानदा पब्लिकेशन से आती है,
आप उसको लें और उस एक्सरसाइज करें, ठीक है। उसके बाद आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत हम उम्मीद करते हैं कि नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो वैसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलते हैं। तो सिंपल भाषा में समझिए, क्योंकि कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट तो बचपन से पढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। यही ना पढ़े हैं जी? अच्छा, भूल गए हैं तो कोई बात नहीं है। तो हम डायरेक्ट आपको वर्ब दे दे रहे हैं कि कौन सा वर्ब किस तरह से चेंज होगा। तो देखिए, जो इज एम आर अगर आपको कहीं मिल जाए तो इसको हम लोग सीधे बदल देंगे किस में? वाज और वर में। आपको टेंस नहीं हो समझ में आ रहा है तो ये चेंज कर देना है। अगर हैज हैव कहीं मिल जाए तो उसको चेंज कर देंगे हम लोग किस में? हैड में, ठीक है। अगर डू नॉट डज नॉट मिल जाए, डू नॉट और डज नॉट दोनों तो सिंपल प्रेजेंट में ही आता है तो इसको बदल देंगे डिड नॉट में। अगर V1 और V5 मिल जाए तो इसको बदल देंगे किस में? V2 में। इज एम आर वाज वर में, हैज हैव हैड में, डू नॉट डज नॉट डिड नॉट में, V1 V5 V2 में। इतना चीज ध्यान रखिए। और आगे थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा, एक नोटबुक बना लीजिएगा। अब देखिए, तो ये तो प्रेजेंट का अभी हम आपको दिए थे। अब पास्ट में चलते हैं। अगर मान लीजिए कि वाज और वर है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको बदल देंगे हम लोग हैड बीन में। किसमें बदल देंगे? हैड बीन में। V2 है तो ये बदल जाएगा हैड प्लस V3 में, यानी कि पास्ट परफेक्ट में। अगर डिड नॉट इधर है तो इसको कर देंगे हैड प्लस नॉट प्लस V3 में, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हैड है, यहां पर हैड है, जैसे लिखते हैं ना कि आई हैड ए पेन, तो वहां पर हम लोग बदल देंगे हैड को हैड में। ये मत समझिएगा, आप लोग जानते हैं कि ये हैड जहां मिल जाता है तो समझ जाते हैं कि ये मिसप्रिंटिंग है। वो मिसप्रिंटिंग नहीं है, वो सही है। यह हैड ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हैव का तीसरा फॉर्म हैड हो गया, यानी हैड के बाद V3 आ गया। तो उतना हम नहीं बतला रहे हैं, केवल यही समझिए कि हैड को हैड में बदल देंगे और अदर कुछ वर्ब्स रह देंगे। मान लीजिए अब जैसे हैड प्लस V3 है, यहां हैड प्लस नाउन रहता है, हैड प्लस V3 है, तो ये नहीं बदलेगा, नो चेंज, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदला जाएगा। उसी तरह से अगर हैड बीन प्लस V4 है तो ये भी नो चेंज, नहीं बदलेगा। यानी ये दोनों कौन सा टेंस हो गया? ये तो सिंपल पास्ट था, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वेयर प्लस V4 हो जाता है, तो वहां भी हैड बीन प्लस V4 हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैड प्लस V3 क्या है? पास्ट परफेक्ट है, और हैड बीन V4 क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज, वो नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों उसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे तो जाकर के और समझ में आएगा। इस चीज को लिख लीजिए अभी। चलिए, तो और देखिए और क्या बदलेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो कुछ मॉडल वर्ब्स जो है कॉरेस्पॉन्डिंग मॉडल पास्ट में बदल जाते हैं। जैसे देखिए, अगर विल है, ये फ्यूचर में भी आपको मिल सकता है, तो विल को बदल देंगे वुड में, सेल को बदल देंगे शुड में, कैन को बदल देंगे कुड में, और मे को बदल देंगे माइट में, ठीक है। अभी इतना ही आप जानिए, बाकी स्पेशल रूल में और सब चीज बताया जाएगा। ये इधर वाला प्रेजेंट है और इधर वाला इसी का पास्ट फॉर्म है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं।
अब आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब आप लोग बतलाएं कि क्या होगा। अगर इतना समझ गए हैं तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। सीता सेड टू हर ब्रदर, I didn't call you। मान लीजिए यही सेंटेंस है, सीता सेड टू हर ब्रदर आई डिडंट कॉल यू। अब जरा इसको इनडायरेक्ट में बदलिए, बदलिए फटाफट। तो देखिए वहां पर सेज दे रहे थे प्रेजेंट में, यह से का पास्ट हो गया सेड। तो जिस तरह से उसको टेल और टेल्स में बदलते थे तो यहां पर टोल्ड में बदल जाएगा। यानी सीता टोल्ड हर ब्रदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, यहां पर क्या लग जाएगा, दैट। अब आई प्रोनाउन भी बदलेगा तो सीता के अनुसार क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट कॉल। तो डिड नॉट कॉल को किस में बदला था, हैड नॉट, V3 में, तो यहां हो जाएगा हैड नॉट कॉल्ड। अब यू प्रोनाउन आ गया, ब्रदर के अनुसार बदलेगा और ब्रदर के लिए प्रोनाउन ही आएगा और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो हो जाएगा सीता टोल्ड हर ब्रदर दैट शी हैड नॉट कॉल्ड हिम। ये इसका इनडायरेक्ट हुआ। तो गलतियां कहां होती हैं आप लोगों से, ये भी बतला दे रहे हैं कि ये टेंस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो इस पर ध्यान देना है। दूसरी चीज कि ये प्रोनाउन जो बदल रहा है वो प्रोनाउन पर भी ध्यान देना है, प्रोनाउन किस केस में यूज हुआ है उसी के अनुसार आपको केस चेंज करके लिखना है। तीसरा चीज इस टेंस पर ध्यान देना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस भी बदलेगा और किस तरह से टेंस चेंज होगा वो आपको हम पहले बतला चुके हैं, तो उसके अनुसार यह भी बदलना है। तो यही 2-3 जगहों पर आप लोगों से गलती होती है, यही 2-3 जगहों पर आपको ध्यान देना है और इसी पर प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कीजिए तो आप में परफेक्शन आएगा और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग प्रश्नों को हल कर लेंगे। अदरवाइज आपको सस्पिशन बना हुआ रहेगा कि हम जो बना के आए हैं सही है कि गलत है। नहीं बेटा, पढ़ाई इस तरह से करो कि अगर 10 ही क्वेश्चन बनाए तो 10 सही करके आओ। इस कॉन्फिडेंस के साथ बनाओ। और कॉन्फिडेंस कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक पर। अब ये नहीं कि मिसलेनियस टॉपिक पर आप कर रहे हैं, जैसे सेट प्रैक्टिस जिसको कहा जाता है, तो सेट प्रैक्टिस उन्हीं को फायदा होता है जो पहले एक बार फाउंडेशन किए हुए रहते हैं। अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने का, वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ प्रैक्टिस कर करके रिजल्ट ले लेंगे, तो कंपटीशन बहुत टफ है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है और इसमें ऑल इंडिया से लड़के अपीयर होते हैं। तो आप सोचते होंगे कि केवल प्रैक्टिस करके हम नौकरी पा लेंगे, तो इट इज नेक्स्ट फॉर इम्पॉसिबल। पहले फाउंडेशन कीजिए और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए 2 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाएगा विद इन नो टाइम। लेकिन ये नहीं करेंगे, बहुत लड़कों को आप लोग सुनते होंगे कि इतने सालों से तैयारी कर लिया, उसका किस्मत खराब था, नहीं हुआ। अरे किस्मत खराब था कि सही डायरेक्शन में वो चलवे नहीं किया। ठीक है, तो मेरा सुझाव है कि पहले टॉपिक वाइज आप लोग पढ़ लीजिए और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो अपने आप पता चलेगा कि नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।